हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम अफ्रीका का जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इसके बाद एक क्लास और फिजिकल अफ्रीका पे आएगी और एक आएगी आपकी इकोनॉमी पे। उसके बाद अफ्रीकन कंटिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे लेक्स। उससे पहले देख लेते हैं रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका की बहुत फेमस सी रिफ्ट वैली। रिफ्ट क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में जो गैप तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। अफ्रीका में अगर देखेंगे तो ये है अफ्रीकन प्लेट और ये है हमारी सोमालियन प्लेट और ये है अरेबियन प्लेट। तो अरेबियन प्लेट इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट जा रही है इधर और सोमालियन प्लेट जा रही है इधर। तो इन दोनों के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से बीच में एक गैप तैयार हो रहा है और इसके इधर जाने की वजह से ये गैप तैयार हो रहा है। ये रेड सी जो है ये भी एक रिफ्ट ही है, इधर गल्फ ऑफ अदेन है वो भी एक रिफ्ट ही है। और यहाँ तक आपने देखा होगा गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में हमने बात की थी, डेड सी, सी ऑफ गलीली, ये सारा का सारा जो इधर है पोर्शन ये सारा का सारा रिफ्ट में ही आता है। हमने बात भी की थी गल्फ ऑफ अकाबा एक रिफ्ट है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन बीच में एक ये ट्राई जंक्शन बनता है, तीनों प्लेटें यहाँ पे आपस में मिल रही हैं लेकिन जा रही हैं दूर एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा तैयार हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है अफार डिप्रेशन या अफार ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो इसके बारे में भी हम अलग से देखेंगे अभी। तो ये रहा अफार डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तीन प्लेटें मिलती थी और दोनों सारी की सारी आपस में दूर जा रही हैं। तो ये रिफ्ट बनने का एक रीजन है यहाँ अफ्रीका में। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो ये रही एक ब्रांच रिफ्ट की, एक है ये और एक ये, इसको बोला जाता है वेस्टर्न ब्रांच, ये है ईस्टर्न ब्रांच और ये है इथोपियन रिफ्ट। ईस्टर्न वेस्टर्न क्यों बोला जाता है? बीच में है एक लेक, ये है लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया के जो वेस्ट में है उसको वेस्टर्न ब्रांच और जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न ब्रांच बोला जाता है। देख रहे हैं एक प्लेट इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ये है अरेबियन प्लेट, ये इधर जा रही है, जिसकी वजह से रिफ्ट तैयार हो रही है। अब रिफ्ट तैयार होगी तो गैप बन जाएगा डिप्रेशन टाइप का, उसमें भर जाएगा पानी। पानी भरने की वजह से लेक्स तैयार होंगी। तो क्वेश्चन जो है रिफ्ट वैली से वो यहीं से बनता है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इसमें जो लेक्स तैयार हुई हैं इनको आपको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ किधर से भी याद रखना है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ में, या फिर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी लेक्स हैं जो रिफ्ट का पार्ट हैं और कौन सी रिफ्ट का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखनी है सबसे पहले तो लेक मालावी, ये रिफ्ट में ही है। उसके ऊपर आती है लेक तंगनाइका, उसके ऊपर है लेक कीवू और फिर है एडवर्ड और अल्बर्ट और इधर एक है एक लेक तुर्काना। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका क्रम है, इनको याद रखना है क्रम से ही। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत बार कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है कि जो लेक विक्टोरिया आप देख रहे हैं ये लेक विक्टोरिया पार्ट नहीं है रिफ्ट वैली का। देख रहे हैं एक रिफ्ट की ब्रांच इधर से निकल जाती है, एक चली जाती है इधर से। लेक विक्टोरिया रिफ्ट का पार्ट नहीं है। लेक विक्टोरिया अपने आप में एक सेपरेट लेक है, रिफ्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। देख पा रहे होंगे एक ब्रांच इधर है एक इधर और बीच में है लेक विक्टोरिया। इसी से एक निकलती है रिवर, हमने पढ़ी थी, और उसके ऊपर एक लेक है लेक क्योगा, ये भी रिफ्ट का पार्ट नहीं है। तो जितनी ये लिखी हुई हैं यही रिफ्ट का पार्ट है। ऊपर जाओगे तो रेड सी या काबा वो भी सब रिफ्ट ही हैं, तो उनको भी अगर इसके अफ्रीका के बियॉन्ड जाना है तो उनको भी कवर कर सकते हैं। इतनी याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। और ध्यान रखना कि लेक विक्टोरिया रिफ्ट का पार्ट नहीं है। पिछले 20 सालों का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेक विक्टोरिया रिफ्ट का पार्ट है कि नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आने वाले कुछ समय में अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये
जो सोमालियन प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट से अलग हो जाएगी और बीच का जो रिफ्ट है उसमें पानी भर जाएगा इंडियन ओशियन का, तो कुछ मैप ऐसा हो जाएगा। कभी मडगास्कर भी इसी से लगा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, आज मोजाम्बिक चैनल बीच में आ गया और ये सेपरेट हो गया, इसमें बीच में मोजाम्बिक चैनल बन गया, इंडियन ओशियन का पानी भर गया। तो कभी अफ्रीका का मैप भी ऐसा ही दिखने लगेगा। ये रही आपकी लेक विक्टोरिया। कहाँ से कहाँ तक फैली है अगर हम बात करें रिफ्ट वैली, तो जैसा कि हमने बात की नीचे मोजाम्बिक से यहीं पे लेक मालावी थी, यहाँ से ले करके इथोपिया होते हुए रेड सी होते हुए यहाँ लेबनान तक का आपकी रिफ्ट वैली है। ये यहाँ पे देख रहे हैं गल्फ अकाबा, हमने इसकी बात की है, डेड सी, गैलीली, अबेका वैली, ये सब के सब रिफ्ट के ही पार्ट हैं। तो मोजाम्बिक से ले करके लेबनान तक फैली हुई, तंजानिया, केन्या, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होते हुए और इथोपिया, ये सब कंट्री को कवर करते हुए यहाँ तक फैली हुई है, लेबनान तक आपकी मोजाम्बिक से लेबनान तक। तो एक बहुत लंबी रिफ्ट वैली है अफ्रीका में। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेक विक्टोरिया की। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक अफ्रीका की, लार्जेस्ट लेक है, आधी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से निकलती है आपकी नाइल रिवर, नील नदी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से वाइट नाइल निकलती है, हमने देखा था पिछली क्लास में। और जो इथोपियन हाईलैंड में लेक ताना है वहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, दोनों जाके खार्तूम में मिलती हैं, वहाँ से नील नदी बनती है। तो लेक विक्टोरिया यही है। इससे पास होता है इक्वेटर, ये देख रहे हैं, इससे इक्वेटर पास होता है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ किन कंट्रीज को के साथ ये टच करती है, बॉर्डर बनाती है, तो याद रखना आपको कट, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो इन 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है लेक विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है यही। इसके बगल में 2-3 चीज़ें और हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ओल्डुआई गॉर्ज, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी की तरफ ध्यान रहा होगा तो ओल्डुआई गॉर्ज ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले ह्यूमन का फॉसिल मिला था, इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है। ये देख रहे हैं ओल्डुआई गॉर्ज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये ओल्डुआई गॉर्ज। यहीं पे ये फॉसिल मिला था, स्कल मिली थी और एक ये जा मिला था। ये होमिनिन है, काम का नहीं है आप लोगों के, क्योंकि अगर जिनका इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजी में है उनको ये पढ़ने पड़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। तो क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है इसी ओल्डुआई गॉर्ज को। कहाँ है? तंजानिया में, तंजानिया में है ओल्डुआई गॉर्ज। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दूसरी साइट है, वो भी हेरिटेज साइट है, वो साउथ अफ्रीका में पड़ती है। ये जो है क्रेडल ऑफ मैन काइंड है, ये ओल्डुआई गॉर्ज में पड़ती है, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, पिछले 10-20 सालों का पेपर देखेंगे तो 4 से 5 बार तो पूछे ही गए होंगे कम से कम। सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये पड़ता है तंजानिया में, ये भी एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऊपर देखेंगे केन्या, केन्या से एक रिवर आती है मारा रिवर, मारा इस नेशनल पार्क से होकर के आती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मसाई मारा नेशनल पार्क। मसाई यहाँ एक ट्राइब पाई जाती है, तो मारा ये रिवर निकलती, तो इसको मसाई मारा कंजर्वेशन रिजर्व या नेशनल रिजर्व बोलते हैं। और ये दोनों आपस में लगे हुए हैं, बीच में देख रहे हैं, बीच से क्रॉस होता है केन्या और तंजानिया का बॉर्डर। इधर है केन्या और इधर है तंजानिया। ये ओल्डुआई गॉर्ज हमने देख ही लिया। और ये है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये भी हेरिटेज साइट है, ये भी हेरिटेज साइट है। बगल में एक और कंजर्वेशन एरिया देख रहे होंगे, गोरंगोरो, NGORONGORO, गोरंगोरो बोलते हैं, ये भी एक हेरिटेज साइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, देख रहे हैं इतनी ही जगह में सेरेंगेटी नेशनल पार्क हेरिटेज, ये इसके साथ ही है, मसाई मारा के साथ ही एक ही साथ हेरिटेज साइट है। ओल्डुआई गॉर्ज भी हेरिटेज साइट है और ये गोरंगोरो कंजर्वेशन एरिया ये भी हेरिटेज साइट है। ये 3 तंजानिया में है और मसाई मारा पड़ता है केन्या में। फेमस क्यों है इतना ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क? ये देख रहे हैं
गोरंगोरो भी हेरिटेज साइट है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी हेरिटेज साइट है, और हमने ओल्डुआई गॉर्ज देखा वो भी हेरिटेज साइट है। तो कई सारी हेरिटेज साइट है यहाँ पे। सेरेंगेटी नेशनल पार्क फेमस क्यों है इतना? यहाँ पे एक होता है माइग्रेशन, जिसको बोला जाता है ग्रेट माइग्रेशन। यहाँ पे ये देख रहे होंगे जानवर, इसका नाम है वाइल्ड बीस्ट। ये लाखों की संख्या में हर साल एक पूरा का पूरा चक्कर लगाते हैं, मसाई मारा होते हुए और तंजानिया में होते हुए सेरेंगेटी और मसाई मारा दोनों को कवर करते हैं और राउंड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये रहा इक्वेटर, इधर है कैंसर कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न। तो सन का जो मूवमेंट होता है, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, तो वो जून में होता है कर्क रेखा पे, दिसंबर में होता है मकर रेखा पे। तो उसी हिसाब से रेनफॉल पैटर्न भी चेंज होता रहता है। जिधर रेनफॉल ज़्यादा होगी उधर घास भी ज़्यादा उगेगी। और ये होते हैं शाकाहारी, तो इनको जब जैसे दिसंबर के टाइम में इधर कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन ओवरहेड होगा तो इस रीजन में ज़्यादा बारिश होगी, इधर घास ज़्यादा होगी, तो दिसंबर जनवरी के रीजन में वो लोग इधर माइग्रेट करते हैं। साथ ही साथ जब जून और जुलाई का सीजन होगा तो इधर बारिश ज़्यादा होगी, तो वो लोग इधर मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और लाखों की संख्या में माइग्रेट करते हैं। बीच में रिवर भी आती है माइग्रेशन में, उनको भी क्रॉस करना होता है। तो ये पूरा ग्रेट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, लोग देखने आते हैं। तो ये ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो सन के मूवमेंट के साथ ही होता है, क्योंकि जिधर सन होगा उधर ही ज़्यादा बारिश होगी और उधर ही ये घास ज़्यादा होगी, इसलिए ये घास के चक्कर में इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो इनके पीछे पीछे जो मांसाहारी होते हैं, शिकार करने वाले, वो भी मूव कर जाते हैं, नहीं तो ये दूसरे रीजन में शिकार कम मिलेगा तो वो भी मूव कर जाते हैं। तो देख रहे हैं ये है वाइल्ड बीस्ट, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में क्रॉस कर रहे हैं एक साथ। सिर्फ यही नहीं क्रॉस करते हैं, इनके साथ ये देख रहे होंगे जिराफ जा रहे हैं, जेब्रा जा रहे हैं, जितने भी शाकाहारी हैं सब के सब जा रहे होते हैं, क्योंकि उधर घास ज़्यादा मिलेगी तो सर्वाइवल बेहतर हो पाएगा, तो इसलिए सारे के सारे मूव कर जाते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि रिवर भी क्रॉस करनी होती है, तो मौज में नहाते हुए पानी पीते हुए चले जाते हैं रिवर क्रॉस करते हुए। लेकिन उसमें कुछ घड़ियाल भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, जो कि इनका शिकार करते रहते हैं, शिकार करते हैं, मस्त इनका भोजन मिलता रहता है। जब तक माइग्रेशन चलता है तो बहुत आसान होता है इनके लिए शिकार करना। साथ ही साथ कुछ लायन वगैरह भी होंगे, इतने बड़े झुंड में जा रहे हैं, किसी को भी हमला करके पकड़ लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी फूड चेन चलती रहती है। साथ ही साथ इसी में मसाई ट्राइब, हमने अभी बात भी की थी कि मसाई मारा नेशनल पार्क, मसाई ट्राइब रहती है और मारा नाम की एक रिवर फ्लो होती है वहाँ से, तो उसी नाम पे उसको मसाई मारा बोला जाता है। ये केन्या में भी पाए जाते हैं, तंजानिया में भी पाए जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े स्तर पे गायों का पालन करते हैं, गाय पालक होते हैं बहुत बड़े, और इनका जो गाय का झुंड होता है उसको बोला जाता है जेबू, जेबू बुलाते हैं लोग। इनका सुबह सुबह का नाश्ता होता है, गाय का खून पीते हैं। गाय का खून पीने के लिए गाय को मारना नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी एक नस होती है उसमें छेद कर देते हैं और वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं ब्लड, और सुबह सुबह का सबका नाश्ता तैयार हो जाता है। इसी ब्लड को पीते हैं और इसको फिर बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गाय को तो मरती नहीं है, बल्कि उसका ब्लड कलेक्ट करके उसको पी जाते हैं। साथ ही साथ ये मसाई पीपल अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं। जब शिकार करते हैं, लायन झुंड में शिकार किया तो फिर उसके बाद ये लोग वेट करते रहते हैं, जब शिकार मर जाता है तो ये लोग दौड़ा के शेर को भगा के उनका शिकार खुद लेकर के चले आते हैं। तो इतनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं मसाई ट्राइब। तो याद रखना है केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं ये ट्राइब। ट्राइब के बारे में हम लोग जब डिजर्ट कवर करेंगे तो वहाँ भी कई सारी ट्राइब्स आएंगी, उनको हम लोग कवर करेंगे। इनको आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि ये ट्राइब कहाँ से है, कहाँ पाई जाती है। तो एक मसाई हमने बात की है, उसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग और ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, तो उनको याद रखना है आप लोगों को। अगली है लेक चड। लेक चड नाइजर, नाइजीरिया, चड और कैमरून, ये देख रहे हैं 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाती है। याद रखने के लिए N2C2 याद रखना है। तो N2C2 ये भी ऑफ कोर्स
रिफ्ट के बाहर ही है, तो N2C2 याद रखना। नाइजर, नाइजीरिया, चड और कैमरून इन देशों के साथ बॉर्डर बनाती है। हमने ट्रिक अभी कट याद की थी, किसके लिए थी? लेक विक्टोरिया के लिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो लेक चड को भी याद रखना। ये बहुत तेज़ी से सूखती जा रही है लेक, तो ये भी एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। लेक चड जो है सूखती जा रही है। अगली है लेक असाल। लेक असाल पड़ती है जो हमारा अफार रीजन है। अफार की बात की थी हमें, जहाँ पे तीनों प्लेट्स मिलती हैं, वहाँ से अलग हो रही हैं, तो वहीं पे पड़ती है लेक असाल। लेक असाल अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि ऑलरेडी अफार डिप्रेशन है, उसके अंदर एक लेक बनी हुई है, तो वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लेक असाल, इसको भी याद रखनी है। अब बात आती है डिप्रेशन की। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये उसी रिफ्ट में ही पड़ेगी ना, क्योंकि ये अफार ट्रायंगल भी एक रिफ्ट का ही पार्ट है, तो इसी रिफ्ट में ये लेक असाल भी पड़ेगी। अगला आता है डिप्रेशंस। कौन कौन से अफ्रीका में डिप्रेशंस हैं? ये रहा कतारा डिप्रेशन, इजिप्ट में पड़ता है कतारा डिप्रेशन। ये समुद्र से 60 मीटर, कहीं कहीं 130 मीटर भी डीप है समुद्र तल से, तो एवरेज लगभग 60 मीटर के करीब समुद्र तल से नीचे है। तो ये पड़ता है आपका इजिप्ट में। कुछ दिन पहले इजिप्ट ने प्लान बनाया था कि यहाँ इधर है मेडिटेरियन सी, और इसमें क्यों ना यहाँ पे कैनाल्स बना दी जाएं, और यहाँ पे डिप्रेशन तो है ही है, तो इधर ऊंचा है तो इधर नीचा है, तो इधर अपने आप पानी आता जाएगा, उसमें लगा दिए जाएं टरबाइन, तो बिजली भी पैदा की जा सकती है, साथ ही साथ इसमें पानी भरता रहेगा और जो है इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पे साल्ट माइंस बन जाएंगी, तो साल्ट माइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक प्रोजेक्ट था इजिप्ट का। तो खारा पानी भी भर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे है, ये थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगी, ये है नाइल रिवर, इसका भी पानी भरा जा सकता, तो पूरी की पूरी इधर का जो एरिया है वो एक फर्टाइल लैंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे नाइल के किनारे लोग रहते हैं, इस कतारा डिप्रेशन के भी किनारे रहने लायक हो जाएगा। अगर मेडिटेरियन का भरेंगे तो खारा होगा, तो रहने लायक नहीं होगा, तो साल्ट माइनिंग के काम आएगा। तो ये प्रोजेक्ट है इजिप्ट का, कभी न कभी इम्प्लीमेंट होगा ही। तो ये है कतारा डिप्रेशन आपका। अगला है अफार ट्रायंगल, ये भी एक डिप्रेशन ही है। हमने बात की जहाँ पे तीनों प्लेट मिलती हैं, अफ्रीकन, अरेबियन और सोमालियन प्लेट जहाँ पे मिलती हैं, यहाँ से अलग हो रही हैं, तो बीच का ये जो डिप्रेशन तैयार हुआ, ये देख रहे होंगे क्लियरली विजिबल है, ये एक ट्रायंगल है, इसी को बोला जाता है अफार रीजन या अफार ट्रायंगल। क्यों बन रहा है? इधर अरेबियन प्लेट जा रही है, इधर अफ्रीकन और इधर सोमालियन, तो एक बीच में डिप्रेशन बन रहा है। यहीं पे लेक असाल हमने अभी पढ़ी थी, जो अफ्रीका का डीपेस्ट पॉइंट भी है। तो ये रहा हमारा अफार ट्रायंगल, ये रही लेक असाल, और ये है, इसी में पड़ता है एक अफार का ही पार्ट है दनाकिल डिप्रेशन। यहाँ लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ साल्ट बहुत ज़्यादा है और जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ सर्वाइवल दनाकिल एरिया में, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है दनाकिल में। हालांकि अफार रीजन में भी कुछ लोग रहते हैं, पाए जाते हैं, अभी उनके बारे में बात करते हैं। एक ये है इर्ताले, इसको भी देखते हैं क्या है। तो ये रहा पूरा का पूरा रीजन, अफार रीजन बोला जाता है। किन देशों में है? इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, याद रखना है आप लोगों को। यही इसी का पार्ट है दनाकिल डिप्रेशन, अफार का ही, ये भी एक डिप्रेशन है, अफार रीजन ही में ही पड़ता है। डिप्रेशन मतलब लो लैंड एक तरह से। कहाँ पड़ता है? इधर इथोपिया पड़ेगा और इधर जो है इरिट्रिया, मिला करके ये मेनली ये इथोपिया में है। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसको अफार ट्राइब बोला जाता है, अफार रीजन में रहती है, तो इसलिए इसको अफार ट्राइब बोला जाता है। ये बहुत हार्श कंडीशन में रह लेते हैं, क्योंकि बहुत हार्श कंडीशन है अफार रीजन की, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, साल्ट, दूर दूर तक फैले साल्ट पैंट्स मिलेंगे, तो वहाँ रहना बहुत नियर इम्पॉसिबल है, लेकिन ये लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए इनको अफार पीपल बोला जाता है, क्योंकि अफार एरिया में रहते हैं और बहुत मुश्किल कंडीशंस में भी ये रह लेते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। इर्ताले भी बात की थी, इसी अफार ट्रायंगल में ही दनाकिल में पड़ता है। ये एक वोल्केनो है, क्योंकि प्लेट दूर जा रही है तो नीचे से लावा
निकलता रहता है। हमने पहले भी बात की थी जब अफ्रीका का फिजिकल की फर्स्ट क्लास थी, उसमें कई सारी उसके वोल्केनो की बात की थी, तो हम बताए भी थे। तो ये रहा इरताले, ये दनाकिल में ही एक वोल्केनो पड़ती है, तो ये भी याद रखनी है। तो ये था अफ्रीका के बारे में कुछ फिजिकल। अगली क्लास में हम डिजर्ट को कवर करेंगे। सहारा डिजर्ट हो गया, नामिब डिजर्ट हो गया, कालाहारी डिजर्ट हो गया, साथ ही साथ इसमें जो ट्राइब्स पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।